आज 18 ऑफ स्वदेश में हमारे साथ मिलिंद कर्माकर हैं हमारे स्टूडियोज में। मिलिंद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मिलिंद, एक ब्रॉड पॉइंट में आपसे पहले डिस्कस करना चाहूँगा। हमारे व्यूअर्स 18 ऑफ स्वदेश पे मोस्टली रिटेल और HNI हैं कि ये जो सरकार बनी है, जो गवर्नमेंट बनी है, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट बहुत लव करता है इस गवर्नमेंट को, क्योंकि उन्होंने जो 10 साल में काम किया जी। क्या अब आपको जिस कोलिशन में बना है और कैबिनेट भी बन रहा है धीरे धीरे, आपको स्टॉक मार्केट और इकोनॉमिक पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको यहाँ से 3 से 5 साल की अब स्टेबिलिटी नजर आती है? क्या स्टॉक मार्केट को वो देखना चाहिए? तो क्या है, ह्यूमन ब्रेन इज वायर्ड फॉर द शॉर्ट टर्म, जैसा मैं बोलता हूँ। तो अभी हम लोगों को आदत हो गई है स्टेबल गवर्नमेंट की पिछले 10 साल में, पर उसके पहले अगर देखा जाए तो वाजपेयी जी के गवर्नमेंट के बाद हमारे यहाँ पे कोएलिशन गवर्नमेंट ही थी। सो 2004 में पहली कोएलिशन गवर्नमेंट आई और उस समय मार्केट ने बहुत नेगेटिव व्यू लिया था, 20% मार्केट नीचे आ गया था। लेकिन उसके बाद 2004 से 2007 के एंड तक मार्केट करीबन 5 गुना बढ़ गया था और अपनी जो इकोनॉमी थी वो उस समय 7.5 से 8% ईयर ऑन ईयर से ग्रो हुई थी। और ये गवर्नमेंट बैक था कम्युनिस्ट पार्टी से। एंड डिस्पाइट दैट ये गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा काम किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोएलिशन गवर्नमेंट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छा काम करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें लॉजिक ऐसा है कि जो कंट्रोवर्शियल डिसीजंस होते हैं ना, वो थोड़े साइड में आ जाते हैं और पूरा फोकस, क्योंकि पिछले बार एक पर्टिकुलर पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली होती है, पूरा फोकस रहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, पूरा फोकस रहता है पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करने में, और वो ड्राइव करता है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ और वो ड्राइव करता है स्टॉक मार्केट भी। जी मिलिंद, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि बाजार में छोटे से समय में बहुत बड़ा मूव आ गया। हाँ। पहले तो डर आया था तो 21-300 का जी, फिर जैसे ही कंफर्ट आया कि कोलिशन में भी अच्छा काम होता है, ऑलमोस्ट हम 23,500 में पहुंच गए, 24 की बातें हो रही हैं। ये क्या आपको एक सेंस मिल रहा है कि अब हम एक मैच्योर बुल रन में आ गए हैं और इसलिए लोगों को, इन्वेस्टर्स को खास तौर पे पिछले रिसेंसी बायस नहीं होनी चाहिए कि बड़े अच्छे रिटर्न आराम से बन जाते हैं मार्केट में? क्या हमें अपनी रिस्क को देखते हुए एक्सपेक्टेशन बाजार के रिटर्न से थोड़ी मॉडरेट करने का समय है? तो ऐसा है कि अगर मैं पिछले 16 साल की हिस्ट्री देखूं, क्योंकि 16 साल हम PMS चला रहे हैं जी, तो 16 साल की हिस्ट्री देखता हूं तो आई रियलाइज कि मार्केट खाली 10.5% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। अगर आप लॉन्गर टर्म हिस्ट्री लेते हो तो मार्केट करीब 14 से 15% ग्रो हुआ है। तो व्हाट दैट मीन्स इज दैट इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स, अगले 10 साल में मार्केट को ये कैचअप करना जरूरी है। और उसका रीज़न भी है कि अगर आपका GDP ग्रो हो रहा है 7-7.5% से, आपका इन्फ्लेशन है 4 से 5%, तो 12% ग्रोथ ये आपके इकोनॉमी में ही इनहेरेंट है। और अगर वैसा है तो जो अच्छी कंपनियां हैं और जो लिस्टेड कंपनियां हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम हैव टू ग्रो एनीवेयर बिटवीन 15 से 20%। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रहेगा मार्केट के ग्रोथ का। और मैं अगर 15 से 18% ग्रोथ या उसका एवरेज लेता हूं तो 17.5 आता है। तो 17.5% ग्रोथ के हिसाब से, मेरे हिसाब से अगले 4 से 5 साल में मार्केट दुगना हो जाएगा यहाँ से। बहुत बढ़िया। अगले 4 से 5 साल में बाजार को दुगना होने की पोटेंशियल है। अच्छे तरीके से पोर्टफोलियो जो बना रहे हैं, शायद उन्हें थोड़ा बेटर रिटर्न भी मिल सकता है। कुछ एरियाज के बारे में बात करते हैं मिलिंद जी। अभी बाजार में कई करेक्शन आए, काफ़ी शार्प और स्विफ्ट थे। इन करेक्शन में आपने किस तरफ अपना कैपिटल डिप्लॉय किया? अगर कुछ तो अभी शार्प करेक्शन जब भी आए थे तभी हमने हमारे जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसमें ही ऐड किया। लाइक लकीली, यानी मैं लकीली बोलता हूँ, उस दिन ट्रेंड लोअर सर्किट लग गया था जी, तो हमने ट्रेंड खरीदा, लार्सन एंड टूब्रो खरीदा। ये सब हमारे पोर्टफोलियो में पहले से हैं, तो हमने उसमें ही बढ़ोतरी की। नया कुछ नहीं लिया उस दिन, लेकिन एवरी फॉल इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय इफ यू थिंक दैट द GDP विल ग्रो एट, एज आई सेड, नॉमिनल फॉर्म में, या रियल GDP ग्रोथ 7 से 8% की रहेगी। मैं रिटेल पे एक आपसे बात पूछना चाहूंगा कि चलिए, ट्रेंड तो खैर बहुत सॉलिड कंपनी आउट परफॉर्म कर रही है, लेकिन जो दूसरे रिटेलर्स भी हैं, कुछ वैल्यू रिटेलर्स या और जो 3-4 साल में बहुत खराब प्रदर्शन कर रहे थे, अब धीरे धीरे वो भी वापस आ रहे हैं। तो रिटेल में क्या आपको रिबाउंड नजर आता है? 7 से 8 साल के करेक्शन के बाद कुछ स्टॉक्स वापस आ गए हैं। रिटेल में ऐसा है कि रिटेल ये बहुत डिफिकल्ट धंधा है करने के लिए।
तो वहाँ पे जहाँ जहाँ पे डेट है वहाँ पे उन लोगों को ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। एंड ऑल्सो लाइक बाकी के भी जो रिटेल कंपनीज हैं वहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ था, नहीं है ऐसा नहीं है, बट अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है कि अपने हिसाब से जो कंपनी अच्छा काम कर रही है जहाँ पे डेट कम है, मेरे हिसाब से वो रिटेलिंग कंपनीज, चाहे वो ग्रोसरी में हो चाहे वो फैशन में हो। फैशन में खाली एक रिस्क और रहता है कि आपका फैशन सेंस राइट होना चाहिए, आपका वेंडर बेस राइट होना चाहिए। कॉपी चलती नहीं है यहाँ पे। सो आपका खुद का बेस डिज़ाइनिंग का है वो करेक्ट होना चाहिए। अगर वो है, ऐसा लगता है, तो वो कंपनी में निवेश करना चाहिए। ग्रोसरी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, तो वहाँ पे जो कंपनीज है वो भी मुझे लगता है देखना चाहिए इन्वेस्टर्स। जी, फाइनेंशियल्स की बात करें, आप काफ़ी टाइम से उसको स्टडी कर रहे हैं, बट फाइनेंशियल्स में बहुत सारे चेंजेस हम देख रहे हैं। वो ये कि एक तो बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक दो में कर लेते हैं, एक हाई ग्रोथ जिनके नंबर्स बहुत अच्छे इंप्रूव हो रहे हैं, स्टॉक चल रहे हैं लेकिन अंडर परफॉर्म कर रहे हैं जी। दूसरी तरफ प्राइवेट हैं जहां नंबर्स अटक गए, वैल्यूएशन भी अटक गए, स्टॉक भी अटक गए, लेकिन लोग कह रहे हैं वहां वैल्यू आर्ग्यूमेंट बहुत बढ़िया बन गया है। पहले इस हिस्से को बताइए, कैसे देखते हैं आप? तो मुझे ऐसा लगता है कि जो रिटेल सेंट्रिक बैंक्स वो मेरे ख्याल से अभी भी बहुत अच्छा करेगी आगे चल के, क्योंकि हमारा ये विश्वास है कि पर कैपिटा जीडीपी आज जो भी है वहां से डबल हो जाएगा अगले 5 से 6 साल में। ओके। और जब आपका इनकम बढ़ जाता है तो आपकी ज़रूरत उससे ज़्यादा बढ़ जाती है और वो सटाई करने के लिए या उनका वो पूरी करने के लिए आपको लोन लेना पड़ता है जी। और दैट इज़ वेयर रिटेल सेंट्रिक बैंक्स आर लाइकली टू डू वेरी वेल। सो हमारा फोकस वहीं पे रहेगा, जो बैंक सॉलिड है, जो बैंक रिटेल सेंट्रिक है। दूसरा एक एरिया मैं जो देखता हूँ यहाँ पे वो अफोर्डेबल हाउसिंग है। अफोर्डेबल हाउसिंग में मेरे हिसाब से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अभी भी। ओके। और क्योंकि पर कैपिटा इनकम जैसे बढ़ता है वैसा कच्चा घर होगा वो पक्का घर होता है, जिसके पास पक्का घर है वो एक्सटेंड करता है। ये मैं बात करता हूँ रूरल इंडिया की, क्योंकि आज हम लोग बम्बई में बैठते हैं तो हम लोग चारों तरफ देखते हैं तो सब बड़े बड़े बिल्डर घर बन रहे हैं और हमको लगता है यहाँ पे बुलिशनेस है, बट एक्चुअल बुलिशनेस कब आएगी? जब रूरल इंडिया में इनकम बढ़ेगा और वहाँ पे जब तो पहला जो खर्चा करते हैं लोग वो प्रॉब्ली बाइक पे करते हैं रूरल इंडिया में, मैंने देखा है, और दूसरा जो करते हैं वो घर पे करते हैं। तो ये दोनों एरिया बहुत अच्छा कर सकती है आगे चल के अगर ये ग्रोथ कंटिन्यू रही तो। जी, अब हम लेंडर्स की बात कर ही रहे हैं तो हाई ग्रोथ में हमने देखा है कि एनबीएफसीज और स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये जो कैटेगरी है बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखा रही है जी। और इसमें भी कुछ एनबीएफसी जो टेक्नोलॉजी बैक्ड हैं वहाँ पे, क्योंकि सिबिल और क्रेडिट ब्यूरो की वजह से ग्रोथ बहुत अच्छी दिख रही है। जी। वैल्यूएशन अभी भी कम है, लेकिन लोग जो है ना इस हिस्से को सर्कमस्पेक्ट है। कुछ लोग डाउट करते हैं क्वालिटी ऑफ ग्रोथ पे कि कहीं ये आगे चल के रिस्क ना बन जाए। कुछ लोग ऑलरेडी देख रहे हैं। तो ये एक एनबीएफसी और स्मॉल फाइनेंस बैंक जो हाई ग्रोथ एरिया है उसके बारे में बताएं अगर आप देख रहे हैं तो टेक्नोलॉजी बैक जो कंपनीज है एनबीएफसीज, मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा करेगी। आप जो कह रहे थे वो सही है, उसमें काफ़ी लोग सर्कमस्पेक्ट है क्योंकि पहले बहुत लोगों ने माइक्रो फाइनेंस में मार खाया है जी। सो बिकॉज ऑफ दैट एवरीवन इज एक्सट्रीमली सस्पेक्ट अबाउट दी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एज वेल एज माइक्रो फाइनेंस कंपनीज। बट टेक्नोलॉजी की वजह से वो चेंजेस आ सकते हैं, उसमें हम भी स्टडी कर रहे हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पे वैल्यू भी है और ग्रोथ भी आ सकती है। और दूसरा अफोर्डेबल हाउसिंग वाली जो एनबीएफसी ने कुछ लिस्ट हुई है, कुछ पहले की हैं, बट बाजार की नज़र यहाँ बहुत ज़्यादा गई नहीं है अभी तक। जी हाँ, सही बोला आपने। मैं पीएसयू बैंक के बारे में बात करना चाहूँगा, जहाँ वैल्यू आर्ग्यूमेंट बहुत बढ़िया रहा है, काफ़ी लंबे समय तक परफॉर्मेंस भी मिली, स्टॉक पे भी मिली है और ऑपरेशंस भी बहुत इंप्रूव हो गए। क्या अभी भी आपको कुछ लार्जेस्ट पीएसयू बैंक्स में वैल्यू दिखती है या आप थोड़ा अवॉइड करेंगे चलने के बाद? तो हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्टेड है। अगेन मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि ये हमारी खाली मैं किसी को एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ये खाली डिस्कस कर रहे हैं हमारे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स हैं उसके बारे में और हमारी राय उसके बारे में क्या है, ये एडवाइस नहीं है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे इसमें हम इन्वेस्टेड हैं, जम्मू कश्मीर बैंक में हम इन्वेस्टेड हैं, ये दो पीएसयू बैंक्स में हम इन्वेस्टेड है। जम्मू कश्मीर बैंक का रीजन आई थिंक लास्ट टाइम मैंने टर्न अराउंड है पूरा वहाँ पे। हाँ, टर्न अराउंड हो रहा है। एसबीआई बिकॉज इट्स द लार्जेस्ट बैंक एंड इट हैज गॉन इनटू स्मॉलर विलेजेस आल्सो, दैट इज द रीजन। और अगर रूरल सेक्टर में ग्रोथ दिखता है तो एसबीआई
can do very well, and that is the reason why. But overall in PSU sector अभी भी रिटेल सेंट्रिक उनका अभी तक पूरा वो ये नहीं हुआ है, फोकस नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक यहाँ से पी एक्सपेंशन मुश्किल है और प्राइस टू बुक एक्सपेंशन मुश्किल है, लेकिन ग्रोथ जितना आएगा उतना आपको स्टॉक में ग्रोथ मिलेगा। जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे फार्मा में पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप फार्मा में बुलिश भी हैं जी। एक तरफ तो फार्मा में हमने रेगुलेटरी जो स्ट्रिक्टनेस थी वो कम होती हुई दिखी, वो कस रहा है कम, US FDA स्टॉक चल भी गए, लेकिन जो जेनरिक फार्मा कंपनी जो US की ग्रोथ को फ्यूल कर रही है एक तरफ वर्सेस इंडियन फार्मा जहाँ हाई ग्रोथ है, आप किस तरफ ज़्यादा देखते हैं और क्या आपको ये US इलेक्शन की वजह से आपको कोई रिस्क तो नहीं दिखता है? मैं फोकस इंडियन फार्मा पे करूँगा, क्योंकि मैंने शायद आपके प्रोग्राम में पहले बात की थी इसके बारे में कि 94-95 में मैं डॉक्टर रेड्डी को मिला था और डॉक्टर रेड्डी खुद थे, डॉक्टर अंजी रेड्डी, हाँ अंजी रेड्डी खुद थे, और मैंने उनको पूछा था कि उस समय उनका फोकस पूरा एक्सपोर्ट पे था, तो मैंने बोला आप इंडिया पे क्यों नहीं फोकस करते, तो अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है। ही सेड आप बोल रहे हो बराबर है, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, लेकिन प्रॉब्लम उसमें एक है कि अफोर्डेबिलिटी नहीं है इंडिया में। अब वो लौट रही है, एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई विल फोकस ऑन दोज कंपनीज जहाँ पे इंडियन मार्केट्स इज द फोकस। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। मिलिंद, आपने बहुत खास बात आई, इससे इन्वेस्टर्स को एक सीखने की बात है। अगर आप लॉन्ग टर्म स्टडी करते रहते हैं, कई बार आपको 25 साल पहले का इनपुट एक अच्छे स्टॉक आइडिया में अब आ सकता है। देखिए अंजी रेड्डी जी की बात तब जो है आप अपने इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल में लगा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। विद दैट रिस्पेक्ट टू यू गाइस। स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो बनाना हो सकता है मुश्किलों से भरा। मार्केट का उतार चढ़ाव आपको कर सकता है कंफ्यूज। मार्केट में आज नीचे के लेवल से करीब 200 पॉइंट की रिकवरी आई। मैं अजय शर्मा आपको दूंगा सीधी और सटीक सलाह, जिससे आप बना सकेंगे अपना पोर्टफोलियो मजबूत। इचिना स्वदेश, बढ़ो देश के साथ। शीर्षासन कहते हैं इसे। पापा स्ट्रेस कम कर रहे हैं, घर नहीं बिक रहा ना। बाहर से नहीं मिल रहा। घर बेचना है तो मैजिक ब्रिक्स पे आइए। यहाँ पे हजारों सेलर्स रोज मिलते हैं लाखों बायर्स से, ताकि प्रॉपर्टी जल्दी बिके और बेटर प्राइस मिले। अब आप सीधे हो जाइए।